हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। सो अब इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुनते ही हमारे माइंड में आता है कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक करंट भी होगा, क्योंकि बिना करंट के तो हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल सकती। तो क्वेश्चन अराइजेस कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मटेरियल में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम कह देते हैं कि उस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है। और वो इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर वो इलेक्ट्रिक करंट जिस भी पाथ को फॉलो कर रहा है या फिर वो जिस पाथ से गुजर रहा है उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, और वो पाथ जिससे इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो पाथ हमेशा कंटिन्यूस और क्लोज होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूस होना चाहिए, ऐसे टुकड़ों में नहीं होना चाहिए, एंड क्लोज होना चाहिए, मीन्स कहीं से वो पाथ ब्रेक ना करे। उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले टॉर्च का एक एग्जाम्पल, तो टॉर्च में जो सेल्स या फिर बैटरी प्रेजेंट होती है वो हमको इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से करंट हमारा फ्लो होता है और हमारी टॉर्च जल जाती है। लेकिन कहीं पे अगर वो सर्किट ब्रेक कर जाए, कहीं से भी अगर वो सर्किट टूट जाए, तो हमारा करंट स्टॉप हो जाता है फ्लो करने से एंड हमारी टॉर्च ख़राब हो जाती है, या फिर हम कहें कि जो टॉर्च का जो बल्ब है वो नहीं जलता है। अब इन्हीं दोनों टर्म्स में पूरी इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर बेस्ड है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक सर्किट। स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन बेसिकली साइंटिफिक लैंग्वेज में या फिर उसकी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है। सो यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in a unit time. In other words, it is the rate of flow of electric charge. By default, जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चार्ज का फ्लो। और चार्ज कैसे होता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। तो जिस भी डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो करेगा इन द सर्किट। अब इसी डेफिनेशन को हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट निकालने का एक फॉर्मूला बनता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से एक यूनिट टाइम में जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज I इज इक्वल्स टू Q बाई T। I मतलब होता है यहाँ पे करंट जो कि इक्वल है, Q मतलब होता है चार्ज एंड T मतलब होता है टाइम। करंट जो कि इक्वल है चार्ज पर यूनिट टाइम में। अब यहाँ पे जो I है इसको हम लोग कहते हैं करंट, जो कि मेजर होता है एम्पियर में। अब करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग कहते हैं एममीटर। एममीटर करंट को मेजर करता है और हमको बताता है कि कितना करंट इस सर्किट में प्रेजेंट है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एममीटर है वो हमेशा सर्किट में सीरीज़ में कनेक्टेड होगा। अब यहाँ पे भले ही आपको अभी के लिए समझ में ना आए कि सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है, इसको हम लोग अभी कुछ देर बाद डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए एममीटर एक डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करती है एंड वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट है हमारा क्यू। क्यू होता है हमारे पास चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी एसआई यूनिट होती है कुलॉम, और कुलॉम मतलब होता है कुलॉम में कितना चार्ज, जो कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट होता है। यानी कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में जितना चार्ज होगा वो होता है हमारा एक कुलॉम। एंड टी इज अवर टाइम। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एन इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा सा उसका ये भी देख लेते हैं कि उसका पाथ क्या है, उसका इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। सो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पैदा करने के लिए फ्लो ऑफ चार्ज होना इंपॉर्टेंट है। एंड फ्लो ऑफ चार्ज या फिर वो चार्ज तभी पैदा होगा जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। लेकिन अगर क्या हो कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ना करें, तो ना तो हमारे पास चार्ज होगा, फिर ना ही हमारे पास करंट पैदा होगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे करते हैं। तो उसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो पानी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक पाइप है, उस पाइप से हमको पानी को फ्लो कराना है, तो वो पाइप से पानी तभी फ्लो करेगा जब पाइप का एक एंड हमारा हायर प्रेशर पे होगा एंड दूसरा एंड हमारा लोअर प्रेशर पे होगा। अगर पाइप के दोनों एंड हमारे पास इक्वल प्रेशर पे है, तो हमारा पानी फ्लो नहीं करेगा, वो बिल्कुल कांस्टेंट या फिर स्टैग्नेंट हो जाएगा। सेम कहानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की भी है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे तभी मूव करते हैं या फिर तभी फ्लो करते हैं जब एक हमारे पास हायर पोटेंशियल पे हो एंड दूसरा हमारे पास लोअर पोटेंशियल पे हो। इसी हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल को डिफरेंस को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस।
द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस कहाँ होना चाहिए? कंडक्टर में। सो ये तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए सर्किट में। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? सो लेट्स डिफाइन व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि किसी एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन हुआ, वही हमारा एक करंट कैरिंग सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। रिपीट कि किसी भी सर्किट में जिसमें करंट हो, उस सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन हुआ। इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, जहाँ V है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, W है हमारा वर्क डन एंड Q है हमारा चार्ज। अब ये जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में मेजर करते हैं। वोल्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं विद अ कैपिटल V। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से समझें तो हमारा 1 वोल्ट कब होगा? तो अगर हमको वोल्ट को 1 करना है तो हमारे वर्क डन को भी 1 यूनिट होना चाहिए एंड हमारे चार्ज को भी 1 यूनिट होना चाहिए। सो हम 1 वोल्ट हम किसे कहेंगे? सो जब 1 कूलॉम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन हुआ, उसको हम कहते हैं 1 वोल्ट ऑफ potential difference. 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when कब होगा? 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb. Means 1 volt तब होगा जब हमारा वर्क डन भी 1 जूल हो एंड हमारा चार्ज भी 1 coulomb हो। दिस इज 1 वोल्ट। इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलली कनेक्टेड होता है। जैसे हमने एम मीटर के केस में देखा था, वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है सर्किट के, लेकिन जो हमारा वोल्ट मीटर है वो हमेशा सर्किट में पैरेलली कनेक्ट होगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये तो था हमारा पूरा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। सो ये है हमारा एक सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे इसमें कुछ कुछ सिम्बल्स बने हुए हैं, लाइक दिस वन, या फिर ये कुछ उल्टा डब्लू करके जो बना हुआ है। तो इन सिम्बल्स को पहले पढ़ते हैं कि ये सिम्बल्स एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करते हैं, फिर हम इस सर्किट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो सर्किट डायग्राम में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं एक तो सेल या बैटरी जिससे वो सर्किट में करंट फ्लो होगा, एक स्विच जिससे वो सर्किट ऑन ऑफ होगा, और एक कनेक्टिंग वायर्स और भी कुछ कंपोनेंट्स। सो इनके कुछ ना कुछ डायग्राम होते हैं जैसे, और डायग्राम इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे सपोज एक बैटरी है तो हम उसमें बैटरी तो ड्रॉ करने नहीं लगेंगे, इसलिए हमने उसके कुछ सिंबल सेट कर दिए कि जहाँ भी ये सिंबल बना होगा इसका मतलब है कि हम ये कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का ये एक सिंबल होता है, एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा। बड़ा डंडा मतलब पॉजिटिव टर्मिनल एंड छोटा डंडा मतलब नेगेटिव टर्मिनल। सो दिस इज अ सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। हम 2-3 सेल को कनेक्ट करते हैं तो हमको मिल जाती है एक बैटरी। स्विच का हमारा सिंबल ये होता है 2 ब्रैकेट्स। फिर अगर स्विच ओपन है तो हमारा ये सिंबल होगा, लेकिन अगर हमारा स्विच क्लोज है तो बीच में एक डॉट आ जाएगा। अगर वायर के जॉइंट को हमको रिप्रेजेंट करना है तो ये सिंबल होगा। अगर 2 वायर्स क्रॉस कर रही हैं आपस में तो ये हम रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द सिंबल। अगर हम कहीं इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करना है तो दिस इज द सिंबल। एक किसी रेजिस्टर को, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में रेजिस्टर्स क्या होता है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एम मीटर को इस तरह से एंड वोल्ट मीटर को इस तरह से। अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो दिस इज द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें हमारे पास सेल या बैटरी है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक एमीटर है और एक प्लग की है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो दिस इज अवर
बैटरी, दिस इज अवर बल्ब, ये हमारा सर्किट में लगा हुआ है एमीटर टू मेजर द करंट, एंड दिस इज अवर की। अब बैटरी का जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है उससे हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। करंट फ्लो होते होते हमारा बल्ब के पास करंट गया एंड बल्ब हमारा जलने लगा क्योंकि उसमें करंट मिला। फिर उसके बाद हमारा करंट गया एमीटर में, एमीटर ने डिटेक्ट किया या मेजर किया कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। फिर हमारा करंट आया की के पास एंड फाइनली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में करंट हमारा चला गया। अब पहला पॉइंट इसमें ये कि जो करंट है हमारा वो पॉजिटिव टर्मिनल से होके नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है वाया एमीटर एंड बल्ब। एंड दूसरा, जो आप सर्किट देख रहे हैं ये क्लोज्ड है और कंटिन्यूस भी है, ये कहीं से भी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो ये तो था हमारा पूरा डिस्कशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट एंड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। सो इन द ईयर 1827 एक जर्मन फिजिस्ट आए जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया एक मेटालिक वायर में फ्लो होने वाले करंट और उस वायर के जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। उन्होंने कहा अपने लॉ में कि किसी भी मेटालिक वायर के जो एंड्स होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस इलेक्ट्रिक वायर में फ्लो होने वाले करंट में। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक वायर है, उसके दो एंड्स हैं, उन दो एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस वायर में फ्लो होने वाले करंट में। अब इस लॉ को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा वी है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ हमारे आई के। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम हमने रखा आर, और फाइनली हमारा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया दैट इज V इज इक्वल्स टू आई आर, जिसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू आई आर। आप ओम्स लॉ का एक डायग्राम भी देख सकते हैं जिसमें हमने करंट लिया हुआ है एंड पोटेंशियल डिफरेंस लिया हुआ है, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। मीन्स ये एक लीनियर ग्राफ है, दिस शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सो दिस इज द ओम्स लॉ दैट इज V इज इक्वल्स टू आई आर। अब यहाँ पे जो V है हमारा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हम अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो है हमारा I वो है हमारा करंट, इसको बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। हमारे पास एक नया सिंबल आया या फिर एक नया कांस्टेंट आया जिसको हमने कहा आर। अब इस आर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सो यहाँ पे जो आर है वो स्टैंड करता है रेजिस्टेंस के लिए। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस को समझने के लिए डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि जब हम लोग वॉक करते हैं रोड पे, तो अगर रोड हमारी स्मूथ है तो हम स्मूथली वॉक कर लेते हैं, लेकिन अगर रोड में हमारे पास रेजिस्टेंस है सो रेजिस्टेंस को समझते हैं हम पहले एक डेली लाइफ एग्जांपल से। जैसे कि जब हम रोड में वॉक करते हैं तो अगर रोड हमारी स्मूथ है तो हम स्मूथली उसमें चल लेते हैं, लेकिन अगर उसमें हल्का सा भी फ्रिक्शन आ जाए, रोड अगर ऊबड़ खाबड़ हो और उसमें फ्रिक्शन आ जाए तो हमको चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ने हमें थोड़ा सा स्मूथ चलने से रोका। यही काम होता है हमारा रेजिस्टेंस का इन द सर्किट। रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस को रेजिस्ट करती है। यानी कि जब सर्किट में चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो एक रुकावट पैदा करेगा उस फ्लो ऑफ चार्जेस के पाथ में, उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। और ऐसे कंडक्टर जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उनको हम लोग कहते हैं रेजिस्टर। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक लेटर से जिसका सिंबल होता है ये। अब अगर इसका फॉर्मूला देखें तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, जहाँ पे आर हमारा रेजिस्टेंस है, वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है एंड आई हमारा करंट है। अब अगर हमें रेजिस्टेंस 1 ओम चाहिए तो हमको हमारा वी भी 1 चाहिए, यानी कि हमारा वोल्टेज भी 1 ओम चाहिए एंड करंट भी हमारा 1 एम्पियर होना चाहिए, तब हमारा रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। तो रेजिस्टेंस को 1 ओम करने के लिए हमारे कंडक्टर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एंड 1 एम्पियर का करंट हो
तभी हमारा रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। अब दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि रेजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस रेजिस्टेंस के। इस फॉर्मूले से आर इज टू वी अपॉन आई से हमको ये रिलेशन मिलता है कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू अ रेजिस्टर्स। मीन्स अगर हमारा रेजिस्टेंस को हम डबल कर दें तो जो हमारा करंट है वो हाफ हो जाएगा। अगर हम करंट को हाफ कर दें तो हमारा रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग कहते हैं रियोस्टेट। ये डिवाइस रेजिस्टेंस को चेंज करने के काम आती है इन द सर्किट। अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मीन्स किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला कि उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, दूसरा उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन कितना है, और तीसरा वो कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है। ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पे डिपेंड होगा कि वो कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सो पहला है ऑन इट्स लेंथ। तो जितनी कंडक्टर की लेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके रेजिस्टेंस के। मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एल लेंथ। मीन्स जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी कम लेंथ होगी उतना कम रेजिस्टेंस वो कंडक्टर प्रोवाइड करेगा। दूसरा आता है ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो किसी भी कंडक्टर का जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। मीन्स resistance of a uniform metallic conductor is inversely proportional to the area of cross section। यानी कि जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस और जितना कम एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। फिर थर्ड पॉइंट आता है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब कंडक्टर हमारा किस मटेरियल से बना हुआ है उस पर भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सो इसको समझने के लिए हमको एक टर्म समझनी होगी दैट इज़ रो। मीन्स अगर हम इस वाली कंडीशन को दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इस वाली कंडीशन को दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन बनता है आर इज इक्वल्स टू। सो अगर हम पहले रिलेशन दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड दूसरा रिलेशन दैट इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करें तो हमारा एक रिलेशन आएगा दैट इज आर इज इक्वल्स टू आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज रो। इस रो को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है या ये जो कांस्टेंट रो है यही हमारा डिसाइड करता है कि हमारा एक कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सो डिस्कस करते हैं इस रो के बारे में। सो जो रो है उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज़ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। जो ऐसा यूनिट है रेजिस्टिविटी की वो है ओम मीटर। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो कि डिसाइड करती है कि हमारा कंडक्टर कितना ज़्यादा रेजिस्टिव होगा कि नहीं होगा। जो मेटल्स या फिर एलॉयस होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो लाई करती है 10 to 8 ओम मीटर से 10 to the power 6 ओम मीटर तक। और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी लाई करती है 10 to the power 12 से लगाकर 10 to the power 17 ओम तक। और जो रेजिस्टेंस है और जो रेजिस्टिविटी है वो दोनों वैरी करते हैं विद टेम्परेचर। अभी ये साइड में एक टेबल दी गई हुई है जिसमें आपको दिखाया गया है कि हर मटेरियल की क्या क्या रेजिस्टिविटी है। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली इस टेबल से रेफर ले सकते हैं। फिलहाल के लिए हमको ये समझना है कि रेजिस्टिविटी हमको बताती है कि उस मटेरियल का नेचर कैसा है और उसी हिसाब से डिसाइड होता है कि वो कंडक्टर हमें कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सो ये था पूरा रेजिस्टेंस के बारे में। सो अभी हम लोगों ने जैसा पढ़ा रेजिस्टर्स एक ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अब वही रेजिस्टर सर्किट में 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। पहला, अगर वो रेजिस्टर को आप सीरीज़ में लगाएं तो रेजिस्टर इन सीरीज़ एंड दूसरा हमारा रेजिस्टर्स इन पैरेलल। हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी रेजिस्टर सीरीज़ में लगा हुआ है कि पैरेलल में लगा हुआ है? तो उसके लिए अगर कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी रेजिस्टर्स का सेट अगर एंड टू एंड जॉइंट है तो हम कहते हैं कि वो रेजिस्टर सीरीज़ में लगा हुआ है। एंड टू एंड मतलब कि पहले वाले का एंड और दूसरे वाले का स्टार्टिंग पॉइंट
आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं तो हम कहेंगे कि रेजिस्टर हमारा सीरीज़ में लगा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें पैरेलल रेजिस्टेंस की, तो आपने सपोज सर्किट में 2 पॉइंट्स ले लिए एक्स और वाई। अब एक्स और वाई के बीच में पैरेलली अरेंज है अगर रेजिस्टर्स, तो हम कहते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल। इनको थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। पहला हम लोग देखते हैं रेजिस्टर इन सीरीज़ का। अब रेजिस्टर इन सीरीज़ में ये हमारा पूरा सर्किट है जिसमें हमारे पास बैटरी है, हमारे पास एमीटर है, हमारे पास स्विच या फिर की है एंड करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे लगे हुए हैं 3 रेजिस्टर्स। पहला रेजिस्टर R1, दूसरा रेजिस्टर R2 एंड तीसरा रेजिस्टर हमारे पास R3। अब पहला रेजिस्टर हमारा ये है R1। अब कैसा लगा है, जो पहले वाले का एंड पॉइंट होगा वो दूसरे वाले रेजिस्टर्स का जो फर्स्ट पॉइंट होगा, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। सेम वैसे ही R2 का जो लास्ट पॉइंट है या एंड पॉइंट है, वैसे ही R3 का फर्स्ट पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जब रेजिस्टर्स हमारे एंड टू एंड कनेक्टेड हों, तो उनको हम कहते हैं कि रेजिस्टर हमारे सीरीज़ में लगे हुए हैं। अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शन की, तो मैंने कहा था कि 2 पॉइंट्स के बीच में अगर रेजिस्टर्स पैरेलली अरेंज्ड हो, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा ए एंड दूसरा पॉइंट है हमारा बी। अब इन 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड है, मतलब ऊपर नीचे कनेक्टेड है। पहला रेजिस्टर हमारा R1, दूसरा हमारा R2 एंड तीसरा हमारा R3 एंड दे आर कनेक्टेड पैरेलली। सो ये है हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस। अब इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद रेजिस्टर इन सीरीज। अब जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो तो हमको एक बात ध्यान रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा रजिस्टर में वो सेम होगा। मीन्स जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं उन सब में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर में डिफरेंट होगा। मीन्स सपोज मान लीजिए कि अगर कोई भी एक सर्किट है उसमें 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, तो करंट तीनों रजिस्टर में इक्वली पास होगा, बट तीनों रजिस्टर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये बात आपको तो ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए कि उस सर्किट में करंट जा रहा है आई, तो हर रजिस्टर से जो करंट होगा वो उसको भी हम आई मानेंगे क्योंकि करंट तो हर रजिस्टर में सेम है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लीजिए R1 का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हमारा V1, R2 का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है V2 एंड R3 का यानी रेजिस्टर 3 का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है V3। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा पूरे सर्किट में वो इन तीनों का सम होगा। जो R1 का होगा पोटेंशियल डिफरेंस, जो R2 का होगा और जो R3 का होगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको मिल जाएगा। तो वही हमने किया कि जो हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा हमारा समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स। अब अगर हम इस सर्किट में ओम्स लॉ अप्लाई करें, दैट इज V इज इक्वल्स टू IR, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट वन इज V1 इज इक्वल्स टू IR1। V1 मतलब पहले वाले रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू आई करंट, क्योंकि करंट तो सेम है, एंड R1 मतलब पहला वाला रेजिस्टेंस। सेम हमारे पास दूसरी रेजिस्टर्स के लिए इक्वेशन बनेगी, दैट इज V2 इज इक्वल्स टू IR2 एंड सेम थर्ड रेजिस्टर के लिए V3 इज इक्वल्स टू IR3। अब जब हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी IR इज इक्वल्स टू IR1, IR2 एंड IR3। अब यहाँ से अगर हम आई कॉमन ले लें तो हमारे पास जो लास्ट में जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है कि आर फाइनल इज इक्वल्स टू या फिर टोटल आर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये है, इसका कंक्लूजन देखें तो जब हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स सेवरल रजिस्टर्स सीरीज में ज्वाइंट होते हैं तो जो पूरे सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। मीन्स अगर 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं और हमें पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो हर सर्किट जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको ऐड ऑन कर देंगे तो हमको सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। RS मतलब टोटल रेजिस्टेंस, R1 मतलब रेजिस्टेंस इन द फर्स्ट रजिस्टर, R2 मतलब दूसरे वाले का रेजिस्टेंस और R3 मतलब तीसरे वाले का रेजिस्टेंस, एंड सो ऑन आप ऐड ऑन करते जा सकते हैं। सो दिस इज रेजिस्टर इन सीरीज एंड द फॉर्मूला टू फाइंड रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर अगर हम बात करें रेजिस्टर्स इन पैरेलल यानी कि पैरेलल कनेक्शन की बात करें, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा हर रेजिस्टर्स में, बट
जो हमारा करंट होगा वो डिफरेंट होगा। जस्ट अपोजिट केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। सीरीज में क्या होता था, करंट सेम होता था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता था। बट पैरेलल कनेक्शन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा एंड करंट हमारा हर रेजिस्टर में अलग अलग होगा। तो ये हमारा पैरेलल सर्किट दिया हुआ है जिसमें दो पॉइंट्स हैं एक्स एंड वाई एंड 3 रेजिस्टेंस हमारे R1, R2 एंड R3 पैरेलली कनेक्टेड है एंड हमारे पास तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज I1, I2 एंड I3। हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया तो हमको पहला रिलेशन मिला I1 इज इक्वल्स टू VR1, दूसरा मिला I2 इज इक्वल्स टू VR2 एंड I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। उसके बाद जब हमने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी, दैट इज 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इससे हमको क्या कंक्लूजन मिला कि we may conclude that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel is equal to the sum of the reciprocal of individual resistance। मीन्स ओवरऑल अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये है कि जब भी पैरेलल कनेक्शन होगा और अगर हमें उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल वाले का हर इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का एग्जांपल ले लें। जैसे हमने मान लिया हमने एक इलेक्ट्रिक फ़ैन का एग्जांपल लिया, तो हम क्या देखते हैं कि जब भी हम कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं तो अगर हम उसको कुछ काफ़ी टाइम तक यूज़ कर लेते हैं तो वो हमारा डिवाइस हीट करने लगता है। फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक फ़ैन हो या फिर हमारे लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स ही क्यों ना हो, इवन मोबाइल फ़ोन भी अगर हम कंटिन्यूसली काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हीट अप हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इसको समझते हैं। जो भी हमारे बैटरी या सेल्स होते हैं वो सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। अब जो एनर्जी हमको मिल रही है वो कुछ एनर्जी तो जा रही है उस डिवाइस को चलाने में, उस डिवाइस को रन करने के लिए कुछ एनर्जी तो वहाँ चली जा रही है, लेकिन जो बची हुई एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में उस गैजेट का टेम्परेचर राइज कर देती है और इसी राइज ऑफ टेम्परेचर को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। और ये इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ये जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक हीटर या फिर इलेक्ट्रिक आयरन जैसे डिवाइसेस यूज़ भी कर लेते हैं। अब अगर हमको इसमें निकालना है कि हमें किसी भी जो सोर्स है उसका पावर इनपुट क्या है सर्किट में, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू बाई टी। अब यहाँ पे Q है हमारा चार्ज और T है हमारा टाइम। तो हमने पहले पढ़ा था कि Q अपॉन T का मतलब होता है I, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम का मतलब होता है करंट। तो इसको हम P इज इक्वल्स टू VI भी लिख सकते हैं। और अगर हमको निकालना है कि कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम t, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू VIT। और इन्हीं दोनों फार्मूले को अगर हम ऐड करके इसमें हम ओम्स लॉ लगाएं तो हमारे पास एक नया रिलेशन आता है, दैट इज H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब समझते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होती है। तो जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमारे हीट भी जनरेट होती है जो कि हमारे किसी भी गैजेट या फिर किसी भी अप्लायंसेस का टेम्परेचर बढ़ा देती है। तो जूल्स लॉ ये कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस हुई रेजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। मीन्स उस रेजिस्टेंस में जितना करंट आ रहा है उसके स्क्वायर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा पॉइंट जूल्स लॉ का ये है कि जो हीट प्रोड्यूस हुई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के फॉर अ गिवन करंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस। मीन्स रजिस्टर में जितना करंट जा रहा है, कितने टाइम में जा रहा है, उसके भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंड द फॉर्मूला फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के कुछ एप्लीकेशंस भी है। पहला एप्लीकेशंस है कि जैसे आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक केटली हो गई या फिर हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, ये कुछ डिवाइसेस हैं जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का यूज़ करते हैं या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में बेस्ड होते हैं। दूसरा एप्लीकेशंस ये है कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग लाइट को प्रोड्यूस करने के भी काम आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन इलेक्ट्रिक बल्ब। और अनदर कॉमन एप्लीकेशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का है
फ्यूज़, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ होता है। फ्यूज़ का नाम आपने सुना होगा। वो क्या करता है, वो सर्किट एंड अप्लायंसेस को, जो हाई इलेक्ट्रिक करंट कभी-कभी आ जाता है, उसको उससे बचाता है, जिसकी वजह से हमारा अप्लायंस ख़राब ना हो। तो ये था हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और इसके कुछ एप्लीकेशंस। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कोई भी काम किसी पर्टिकुलर टाइम में किस रेट से किया जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। यानी कि एक यूनिट टाइम में या किसी यूनिट टाइम में एनर्जी का कितना कंजप्शन हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू वी आई। अगर हमको पावर निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे P इज इक्वल्स टू वी आई, जहाँ P होता है हमारा पावर, V इज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, एंड I है हमारा करंट। जो ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पावर की, वो होती है वॉट, और वॉट को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमको 1 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर चाहिए तो फॉर्मूला देखें, अगर हम इसको पावर को हमें 1 वॉट चाहिए तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट का होना चाहिए एंड हमारा करंट 1 एम्पियर का होना चाहिए। तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। अब जो वाट जो हमारी यूनिट है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए जो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में या प्रैक्टिस में हम जनरली किलो वॉट का यूज़ करते हैं, और 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट्स होते हैं। फिर अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए 1 वॉट आवर, तो इसका मतलब होता है कि जब 1 घंटे के लिए 1 वॉट की पावर यूज़ हो तो उसको हम लोग कहते हैं 1 वॉट आवर। और जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, उसको हम किलो वॉट आवर कहते हैं। एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रिक पावर। अब इस चैप्टर का वन शॉट में समरी लें तो हमने स्टार्ट किया था विद इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, एंड क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो जस्ट अपोजिट होती है एज इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन। फिर फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ऐसा यूनिट होती है करंट की एम्पियर्स। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना भी वर्क डन हुआ उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको मेजर करते हैं हम वोल्ट मीटर से एंड इसकी यूनिट होती है वोल्ट्स। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक सर्किट देखा था जिसमें एक सिस्टमैटिक डायग्राम था, हमने उसके कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ा कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने ओम्स लॉ देखा जो कि हमें बताता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। फिर उसके बाद हमने R के बारे में पढ़ा, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स एक जो भी सर्किट में एक रेजिस्ट करे फ्लो ऑफ करंट को, उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। ये एक डिवाइस होती है रियोस्टेट जो कि रेजिस्टेंस को चेंज करने में हेल्प करता है। फिर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एंड टाइप ऑफ मटेरियल। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शन के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो नेचर ऑफ मटेरियल है वो हमारा रो बताता है जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कराती है। रो एक प्रॉपर्टी है ऑफ मटेरियल की। फिर हमने 2 कॉम्बिनेशंस पढ़े सर्किट के, फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा करंट है वो सब सारे रजिस्टर में सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, और उसका फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा जिसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पर हमारा हर रजिस्टर्स में करंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एंड इसका फॉर्मूला होता है 1/R फाइनल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 फिर 1/R3। फिर हमने देखा, फिर हमने पढ़ा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो कभी कभी हीटिंग का भी काम कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ी, उसके कुछ एप्लीकेशंस देखे, एंड फाइनली हमने इलेक्ट्रिक पावर पढ़ी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।